जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए एक नया मॉक टेस्ट। इसमें हम अभ्यास करेंगे यूपी पुलिस आरक्षी के लिए, दरोगा के लिए और यूपी होमगार्ड के लिए। तो ये इन सब के लिए जो भी मॉक टेस्ट है वो मैं शुरू कर चुका हूँ। उसमें ये सेट नंबर आपका नया सेट नंबर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रश्न है वो आपके जो भी सिलेबस आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का दिया है उसी के अनुसार मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आज के मॉक टेस्ट में क्या कहा गया। आतंकवाद विरोधी दस्ता एंटी टेरर स्क्वाड की स्थापना सबसे पहले किस वर्ष की गई थी। दोस्तों भारत में जो एटीएस बना, जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड बना, उसकी स्थापना कब हुई। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 1990 में आतंकवाद विरोधी दस्ते की स्थापना की गई थी। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1990। अगला प्रश्न क्या कहा गया। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। दोस्तों भारत में जो एनआईए है ना, ये आतंकवाद की गतिविधियों को रोकने के लिए एक नोडल मतलब एजेंसी है। तो ये जो एजेंसी है वो किस मंत्रालय के अधीन है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है। और एनआईए की स्थापना कब हुई। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन मतलब 2008 में। 2008 में एनआईए की स्थापना की गई थी। तो ये भी आप याद रखें। दोस्तों गृह मंत्रालय की बात करूं तो अगर क्वेश्चन आए कि भारत में जो गृह मंत्रालय है इसके अंतर्गत एक यू नहीं, इसको उसको NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये किस मंत्रालय का अधीन है। तो गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था एनआईए जो बना वो कब बना था, 2008 में। और ये किस मंत्रालय के अधीन है। सही जवाब आपका ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न, भारत में रेड कॉरिडोर शब्द का संबंध किससे है। दोस्तों रेड कॉरिडोर ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जो नक्सलवाद से प्रभावित होते हैं। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र रेड कॉरिडोर कहलाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा क्षेत्र है ना, वो एक तरीके का रेड कॉरिडोर है। ठीक है, याद रखिएगा। रेड कॉरिडोर वामपंथी या उग्रवाद या नक्सलवाद के क्षेत्र होते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया। नक्सलवाद से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए सिद्धांत का नाम क्या है। दोस्तों भारत सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए जो सिद्धांत अपनाया उसका नाम है समाधान। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, समाधान। समाधान जो सिद्धांत है, इसका उद्देश्य है कि भारत में आतंकवाद और नक्सलवाद की जड़ों को उखाड़ फेंकना, मतलब आतंकवाद को शून्य से ख़त्म कर देना। ठीक है, याद रखिएगा। तो समाधान इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहा गया। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्य रूप से किन सीमाओं की सुरक्षा करता है। दोस्तों भारत में जो एसएसबी है यह गृह मंत्रालय के अधीन है और ये भारत में नेपाल और भूटान की सीमा पर अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर एसएसबी कार्य करता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, यूएपीए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। सही जवाब क्या होगा, आतंकवाद गतिविधियों को रोकना। ठीक है, अनलॉफुल जो एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, और जो हमारे देश में अशांति को बढ़ावा देती है, तो उनको रोकने का उद्देश्य है यूएपीए का। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूएपीए कानून जो बना था वो 1967 में बना था, 1967। तो आतंकवाद गतिविधियों को रोकना इसका उद्देश्य है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया। साइबर अपराध फिशिंग का क्या अर्थ है। दोस्तों फिशिंग का मतलब है किसी चीज़ को फंसा लेना। तो दोस्तों फिशिंग क्या होती है, अगर आप किसी नकली ईमेल के जरिए किसी व्यक्ति की गोपनीय जानकारी चुरा लें तो उसको बोलेंगे फिशिंग। तो नकली ईमेल के जरिए डाटा चुराना ये फिशिंग कहलाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जो है ना, ये नई दिल्ली में है। नई दिल्ली, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और ये किस मंत्रालय के अधीन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, नई दिल्ली इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या कहा गया। ट्रोजन हॉर्स क्या है। दोस्तों ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मालवेयर होता है जो कैसा है, जो अपने आप को दिखाएगा तो बहुत यूज़फुल। ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपने आप को यूजफुल दिखाता है, लेकिन जैसे आप उसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा। तो एक प्रकार का मेलवेयर होता है जो अपने आप को यूजफुल दिखाता है, लेकिन होता कैसा है, ये नुकसानदायक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का मेलवेयर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे रैंसमवेयर आप देखते होंगे ना, रैंसमवेयर भी एक प्रकार का ट्रोजन हॉर्स है, रैंसमवेयर। ये पूछ लेता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया।
कंप्यूटर नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा जो हार्मफुल चीज़ें आती हैं उनको रोकने के लिए हम यूज करते हैं फायरवॉल का। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, फायरवॉल। फायरवॉल नेटवर्क तक पहुंचने के नेटवर्क तक जो अनधिकृत पहुंच होती है उसको कंट्रोल कर लेता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? पुलिस प्रणाली भारत में पुलिस सुधारों के लिए प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामला किस वर्ष का है? तो दोस्तों, भारत में जो प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ का मामला है ये पुलिस विभाग में सुधारों के लिए है और ये सन 2006 में ये मामला आया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 2006। अगला प्रश्न, पुलिस व्यवस्था भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? दोस्तों, पुलिस जो है ना ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, राज्य सूची। अगला प्रश्न क्या कहा गया? आईटीबीपी का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो इसका फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और ये भारत चीन सीमा की सुरक्षा करती है, एलएसी की सुरक्षा करती है। एलएसी जो है ना इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये भारत और चीन की सीमा रेखा है, तो ये जरूर याद रखना। और यहाँ पर आईटीबीपी अपना सुरक्षा का जिम्मा संभालती है, ठीक है, और याद रखिएगा। और आपसे पूछे आईटीबीपी कब बनी थी, तो 1962 में आईटीबीपी बनी थी। अगला प्रश्न क्या कहा गया? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों, भारत में ब्यूरो एंड पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट का मुख्यालय ये आपका नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, नई दिल्ली। पुलिस में आधुनिक चीज़ों को बढ़ावा देना, पुलिस में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ये बना है, और ये जो है ना ये गृह मंत्रालय का अधीन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ के विशेष दस्ते कोबरा का गठन किसके लिए किया गया है? दोस्तों, कोबरा कमांडो जो बनाए गए हैं, सीआरपीएफ की एक विशेष कमांडो यूनिट होती है, और ये भारत में नक्सलवाद या गोरिल्ला युद्ध से निपटने के लिए बनाए गए हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, नक्सलवाद या गोरिल्ला युद्ध से निपटने के लिए सीआरपीएफ का कोबरा कमांडो। और सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में हुई थी। अगला प्रश्न क्या कहा गया? मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग जो अधिनियम आया था वो आया था 1 जुलाई को 2005 में, तो 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? देखो, मनी लॉन्ड्रिंग होता है पैसे का गलत इस तरीके से इस्तेमाल करना, या मैं कहूँ कि पैसे जो आपने किसी से लिए, फॉर एग्जांपल माने तो जैसे पाकिस्तान है, ये भिखमंगा देश है, पाकिस्तान ने पैसा मांगा अमेरिका से, अमेरिका वाले इसको पैसा देते भी हैं, तो पाकिस्तान ने पैसा मांगा कि हमारे यहाँ पे जो है अकाल पड़ गया, हमको अनाज खरीदना है, या हमारे यहाँ बाढ़ आ गई तो हमको जो बाढ़ से क्षति हुई है उसको पूरा करना है। तो पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसा लिया बाढ़ के नाम पर, लेकिन इस पाकिस्तान ने उस पैसे का यूज कर लिया टेरर को फंडिंग करने के लिए, आतंकवादियों को हथियार खरीदने के लिए पैसा दे दिया, आतंकियों की ट्रेनिंग को पैसा दे दिया। तो ये पैसे का मिसयूज हुआ, और इसी मिसयूज को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, कि पैसा आपने जिस उद्देश्य से लिया था उस उद्देश्य को आपने पूरा नहीं किया, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम जो आया था ये 2005 में आया था। अगला प्रश्न, देश की सीमाओं के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखना क्या कहलाता है? दोस्तों, देश की सीमाओं के भीतर कानून व्यवस्था को बनाए रखना या आंतरिक सुरक्षा कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, इंटरनल सिक्योरिटी इसको कहा जाता है। और भारत में गृह मंत्रालय जो है ना ये आंतरिक सुरक्षा के लिए नोडल मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न क्या कहा गया? बीएसएफ मुख्य रूप से किन दो देशों की सीमाओं की रक्षा करता है? दोस्तों, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा पर हमारी रक्षा करता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। एशियाई मानवाधिकार परिषद किस शहर में है? दोस्तों, एशियाई मानवाधिकार परिषद जो है ना ये कहाँ पर है? ऑप्शन बी हांगकांग में है, हांगकांग। ठीक है, याद रखिएगा। लंदन में कौन सा संस्थान है जो मानवाधिकारों को देखता है? वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? जवाब होगा लंदन में। ठीक है, पूछ लेता आपको, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? यूरोपियन देश क्रोएशिया की राजधानी किस शहर में है? दोस्तों, क्रोएशिया की राजधानी है आपकी ज़ैग्रेब। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। कोपेनहेगन लिखा गया तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, डेनमार्क। और यहाँ पे लिखा गया डबलिन, आयरलैंड की राजधानी डबलिन, आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। और यहाँ पे लिखा गया बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था क्रोएशिया की राजधानी, आंसर होगा ऑप्शन बी ज़ैग्रेब। अगला प्रश्न, किस देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है?
दोस्तों भारत का जो मानक समय लिया गया है ना, वो 82.5 पूर्वी देशांतर लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, और ये इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो 82.5 पूर्वी देशांतर ये भारत की मानक यामी उत्तर मानी गई है। अगला प्रश्न, पाक जल संधि जो छोटा समुद्री रास्ता है, भारत और किस देश के बीच में है? दोस्तों पाक जल संधि की बात करूं तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, भारत और श्रीलंका। दोस्तों क्या आपको पता है कि श्रीलंका की राजभाषा क्या है? सिंगली। सिंगली। यहाँ लिखा गया मालदीव, मालदीव की राजभाषा क्या है? दिवेही। मालदीव में दिवेही भाषा बोली जाती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? दोस्तों हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी। मैं आपको बता दूं, ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है और जिस ग्लेशियर से निकलती है उसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है और तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, सांगपो। ठीक है, ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसको दिहांग कहा जाता है। और जैसे ही असम घाटी में आती है इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और ये जब दक्षिण की ओर बंगाल में जाती है, बांग्लादेश में जाती है, तो इसको बोलते हैं जमुना। तो इसके नाम इस तरह से परिवर्तित होते रहते हैं। तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलेंगे, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलेंगे और जमुना जो है ये बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है। तो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी ना, अगर आपसे पूछे इस पर कौन सा द्वीप है, तो माजुली द्वीप है। माजुली दुनिया का एकमात्र नदी द्वीप है, ये भी आप याद रखना। असम की जीवन रेखा ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ में मिलकर एक डेल्टा बनाती है, इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा ये गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनता है। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। क्लियर, याद रखिएगा। ये है आपका सतलुज नदी, ये निकलती है राकस ताल से। राकस ताल भी कैलाश मानसरोवर के पास स्थित है और ये भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रे से। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था? दोस्तों कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग का लक्ष्य रखा गया था। आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। दोस्तों यहाँ लिखा है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन वो अधिवेशन है जब पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई थी। ठीक है, मौलिक अधिकारों की मांग जो उठाई गई वो कराची अधिवेशन 1931 में उठाई गई थी। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। ये भी आपको याद रखना, हमसे पूछा गया था। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में उठाई गई थी। अगला प्रश्न, असहयोग खिलाफत आंदोलन किस वर्ष जनवरी में हुआ था? दोस्तों असहयोग खिलाफत आंदोलन की बात करूं तो ये जनवरी 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921। खिलाफत आंदोलन क्या था? देखो मैं बता दूं, खिलाफत आंदोलन ये था कि जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो है वो ब्रिटिश से हार गया, तो ब्रिटिश ने क्या काम किया कि तुर्की का जो आध्यात्मिक गुरु होता था इसको खलीफा बोलते थे। तो खलीफा के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती थी। खलीफा जो कहता था वो तुर्की में किया जाता था, ये धार्मिक पथ था एक तरीके का। तो खलीफा की शक्तियों को शून्य कर दिया गया। ठीक है, और खलीफा को जो भी शक्तियाँ थी उसको छीन लिया गया। खलीफा के जो भी मतलब फरमान जारी होते थे उनको नेगलेक्ट कर दिया गया। तो तुर्की की जनता जो है वो बहुत बिगड़ गई, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गई। और वहाँ के दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों व्यक्तियों ने खिलाफत आंदोलन को लीड किया और इसका उद्देश्य क्या था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देना, भारत से भगा देना, या अंग्रेज़ों को जो तुर्की में अराजक चीज़ें फैलाई थी इन्होंने उसको ख़त्म कर देना। तो तुर्की के खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था और इसी आंदोलन के को गांधी जी का भी सहारा मिला। फिर ये आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से मिल गया। तो और इस प्रकार ये असहयोग खिलाफत आंदोलन के रूप में जाना गया। साल 1921 में ये शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यापारी माल को पश्चिम बंगाल से कर्नाटक में बेचता है तो किस प्रकार का जीएसटी इस पर लगेगा? दोस्तों भारत में ना जीएसटी 4 तरीके का होता है, CGST, SGST, UTGST और IGST। IGST की मैं बात करूं तो देखो, अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार हो रहा है तो वहाँ पर जो GST टैक्स लगेगा वो होगा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार के बीच कौन सा लगता है?
IGST लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पश्चिम बंगाल से कर्नाटक के बीच अगर व्यापार हो रहा है तो लगाएंगे IGST। अगला प्रश्न क्या कहा गया, GST लागू करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। दोस्तों अगर आपसे पूछे राज्य कौन सा था, तो भारत में सबसे पहले GST को मान्यता जिस राज्य ने दी वो था आपका असम। लेकिन हमसे पूछा केंद्र शासित प्रदेश, आंसर होगा ऑप्शन ए पांडिचेरी GST को लागू करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश था। अगला प्रश्न क्या कहा गया, रेड क्लिफ रेखा के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में विवादित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवादास्पद क्षेत्र जो कच्छ के रण में उसको बोलते हैं सरक्रीक। ऑप्शन डी आपका सही जवाब, सरक्रीक बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। 38वीं समानांतर रेखा, तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है, तो ये भी आप याद रखना, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है 38वीं समानांतर रेखा। डूरन रेखा आप जानते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वर्तमान में है ये, और सरक्रीक आप इसको याद रखना कच्छ के रण में है, और ये भारत पाकिस्तान के बीच एक विवादास्पद क्षेत्र है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था। दोस्तों स्वतंत्र भारत में पहला ओलंपिक पदक जो जीता व्यक्तिगत कैटेगरी में, वो जीता था KD जाधव ने। साल 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक हुआ था, और हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में इन्होंने ये पदक जीता था, और ये कांस्य पदक था, कांस्य पदक, तो ये भी आप याद रखें। मैं आपको बता दूं KD जाधव को ना पॉकेट डायनेमो कहा जाता है। पॉकेट डायनेमो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी लंबाई 4 फीट की थी, तो 4 फीट लंबाई होने के कारण इनको पॉकेट डायनेमो कहा गया, और ये स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति बने थे जिन्हें भारत को ओलंपिक दिलवाया था कुश्ती में, और ये कांस्य पदक था साल 1952। अगला प्रश्न क्या कहा गया, दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना 3 खिलाड़ी और लिखे गए हैं। मिल्खा सिंह लिखा गया है, इसकी आत्मकथा आती है रेस ऑफ माई लाइफ, तो भारत में उड़न सिख के नाम से प्रसिद्ध है, रेस ऑफ माई लाइफ इनकी आत्मकथा है। ध्यानचंद की आत्मकथा गोल है, हॉकी का जादूगर इनको कहा जाता है। अभिनव बिंद्रा भारत के महान शूटिंग करने वाले खिलाड़ी हैं, ए शॉट एट हिस्ट्री, ए शॉट एट हिस्ट्री, ये आपकी अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है, तो ये भी आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न क्या कहा गया, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है। दोस्तों एग्रीकल्चर शॉट में क्या होता है, देखो आपने फावड़ा देखा होगा, जब आप फावड़ा चलाते हैं ना तो कभी कभी मिट्टी उखड़ जाती है, खुद जाती है, उससे जुताई हो जाती है। तो इसी तरह से जब आप कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं तो आपका बैट पिच पे लग जाता है, तो जिससे मिट्टी उखड़ जाती है, तो वो एक तरीके का क्या हो गया, एग्रीकल्चर शॉट हो गया। तो क्रिकेट में यूज होता है एग्रीकल्चर शॉट, आप याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है, ठीक है, याद रखिए। दोस्तों हॉकी में ना बुली होता है, बुली, कमेंट में लिख के बताओ हॉकी में बुली क्या होता है, हॉकी में बुली क्या बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले को राज्य का पहला ब्रेल लाइब्रेरी मिला है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खुली है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली ब्रेल लाइब्रेरी खुली है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, नैमिषारण्य तीर्थ जहाँ महर्षि वेद व्यास ने पुराणों की रचना की किस जिले में है। दोस्तों नैमिषारण्य तीर्थ आपका ऑप्शन ए सीतापुर में है, आपका ऑप्शन ए सही है, सीतापुर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में नहीं है। कौन कौन सा नहीं है और कौन कौन सा है, हिमालय का भाबर तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, सही जवाब है। मध्य में गंगा का मैदानी भाग है, ये भी सही है। दक्षिण का विंध्याचल पठारी क्षेत्र, ये भी सही है। लेकिन मालवा का पठार ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। हिमालय का भाबर तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, हिमालय उत्तर प्रदेश के मध्य में गंगा यमुना का मैदानी भाग है, और दक्षिण का विंध्याचल पठारी क्षेत्र जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में, लेकिन मालवा का पठार उत्तर प्रदेश में नहीं है। यूपी का एरिया कितना है, तो 240,928 वर्ग किलोमीटर ये यूपी का एरिया है, और ये संपूर्ण भारत का 7.33% है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश में कितने पुलिस जोन हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में पुलिस जोन की संख्या 8, और मैं बता दूं पुलिस जोन का जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसको ADGP कहा जाता है, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो ये जरूर याद रखना, पुलिस जोन का प्रभारी कौन होता है, ADGP होता है। और पुलिस विभाग में सबसे बड़ा रैंक का अधिकारी कौन है, वो DGP होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला आजमगढ़ मंडल में शामिल नहीं है। दोस्तों आजमगढ़ मंडल में 3 जिले हैं, आजमगढ़, बलिया और मऊ, गाजीपुर इसमें शामिल नहीं है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, आई होप सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी स्टडी जीके के नए मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।